Welcome back, dear students. Let us today we get started with the most important session for class 8th history, ruling the countryside. And in this very session, we will try to solve 25 top most multiple choice questions one by one. So let us we get started. The first question of this session: when did the Mughal Emperor appointed the East India Company as Diwan of Bengal? Mughal Emperor शाह आलम सेकंड के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल कब अपॉइंट किया जाता है? क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज इन 1765 मुगल एम्पेयर शाह आलम सेकंड अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल after signing the Treaty of Allahabad in 1765. Second question: Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against dash dash planters. क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, इन चंपारण 1970 में महात्मा गांधी के जरिए फर्स्ट इंडिया का जो सत्याग्रह है स्टार्ट हुआ था चंपारण बिहार में। और ये जो सत्याग्रह था ये किन किन प्लांटर्स के खिलाफ स्टार्ट किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज इंडिगो प्लांटर्स जो थी चंपारण में, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ महात्मा गांधी का जो ये सत्याग्रह था ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। Question number third: before 1865, the company had purchased goods in India by which method? तो 1865 से पहले पहले कंपनी का जो मेथड ऑफ परचेजिंग गुड्स इन इंडिया था वो किस पैटर्न पर बेस होता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज कंपनी वाज इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन एंड इन रिटर्न दिस गोल्ड एंड सिल्वर वाज सोल्ड इन इंडिया एंड गुड्स वर बॉट इन रिटर्न ऑफ दिस गोल्ड एंड सिल्वर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4: a terrible famine killed 10 million people in Bengal in year dash dash। तो एक फीमीन बंगाल ने विटनेस किया था जिसमें 10 मिलियन पॉपुलेशन की डेथ हुई थी। तो आपको यहां पर बताना है कि ये जो फीमीन था ये किस साल विटनेस किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज 1770। Question number 5: nearly dash dash people died in Bengal famine that occurred in 1770। तो ये भी आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, nearly 1/3 of the people died in Bengal famine that occurred in 1770। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज 1/3, 30 million was the total population and 10 million population was wiped out। So we can say 1/3 of the people died in Bengal famine that occurred in 1770। क्वेश्चन नंबर 6: अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज डैश डैश। तो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जो महल होता था व्हाट वाज इट? तो महल इट वाज ए रेवेन्यू स्टेट वायर फ्रॉम द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 7: हु वाज गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1819। तो मद्रास के गवर्नर 1819 में कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज थॉमस मुनरू। और थॉमस मुनरू ने ही मुनरू सिस्टम भी दिया था जिसको स्मॉल स्केल पर पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने उन प्रोविंसेस पर या उन टेरिटरीज पर स्टार्ट किया था जिन टेरिटरीज को टीपू सुल्तान से एनेक्स किया गया था। Question number 8: who commissioned the painters to record memorable events of his life? तो कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने पेंटर्स को हायर किया था ताकि उनके लाइफ से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हुए हो उनको रिकॉर्ड करना? तो ये जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज रॉबर्ट क्लाइव जो था उन्होंने ही पेंटर्स को हायर किया था, जिसमें हमने एक पेंटिंग के बारे में पढ़ा भी था। जब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई थी तो उनको वहां पर दीवानी राइट्स दिए जाते थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और उस इवेंट को पेंटिंग की शक्ल में आपकी बुक में दिखाया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 9: विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इट वाज मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थी उन्होंने ही 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था इट वाज ए रेवेन्यू कलेक्शन मेथड। Question number 10: the main function of company as Diwan was to look after dash dash of Bengal। तो जब कंपनी को ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 के जरिए दीवानी राइट्स दिए जाते हैं तो कंपनी का रोल बंगाल में क्या होता है? तो कंपनी का रोल एज ए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंपनी एज दीवान वाज टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 11, कमर्शियल क्रॉप्स और डैश डैश। कमर्शियल क्रॉप्स हम उन क्रॉप्स को ही कहते हैं जो फॉर द पर्पज ऑफ मार्केट के लिए ही हम ग्रो करते हैं। सो कमर्शियल क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन ईयर डैश डैश। तो कंपनी ने जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जो चार्ल्स कॉर्नवेलिस के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था, तो किस साल में ये इंट्रोड्यूस किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज 1793। Question number 13. By the terms of the permanent settlement system, the Rajas and taluqdars were recognized as dash dash. तो permanent settlement system में जो राजाज और तालुकदार्स थे, इनको एक डिजिग्नेशन दी गई थी। तो उस डिजिग्नेशन को हमने क्या पढ़ा था? तो by the terms of permanent settlement system, the Rajas and taluqdars were recognized as जिमींदार। तो जिमींदार was the main functionary जिसका मेन जॉब था during the permanent settlement system to collect revenue from the peasants. Question number 14. Biga is a dash dash. So biga is a unit of measurement of the land. Biga is a unit of measurement of land. Question number 15. The charge of collecting the revenue and paying it to company was given to village headman rather than the जमींदार. This system came to be known as. तो हमने तीन मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन पढ़ी थी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, महलवारी सिस्टम, मुंद्रू सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा मेथड था जहाँ पर टू कलेक्ट रेवेन्यू जो राइट था ये दिया गया था विलेज हेडमैन को जमींदार के बदले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज महलवारी सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के जरिए 1822 में। यही पर जो विलेज हेडमैन थे यही रेस्पॉन्सिबल थे टू कलेक्ट द रेवेन्यू। Question number 16. Which system of land settlement was introduced in 1819? तो 1819 में एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ इंडियन स्टेट्स से। ये स्टार्ट किया गया था स्मॉल स्केल से कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के जरिए, और उसके बाद जो थॉमस मुनरू थे इन्होंने होल ऑफ द साउथ इंडिया में ये इंट्रोड्यूस किया था। तो 1819 में थॉमस मुनरू ही थे मेन फंक्शनरी ऑफ द साउथ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज राइट वाली सिस्टम जो था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन द साउथ इंडिया इन 1819। Question number 17. In the northwestern provinces of Bengal, Presidency, an Englishman called Holt Mackenzie devised a system called dash dash which came into effect in 1822. तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल में एक इंग्लिशमैन हॉल्ट मैकेंजी के नाम से थे। इन्होंने एक रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम था 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस्ड महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम ही 1822 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल में हॉल्ट मैकेंजी के जरिए 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया था। Question number 18. In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement system. The new system that was devised came to be known as dash dash. तो जिस तरह से अभी हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था या महलवारी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो इसी तरह से एक और सिस्टम डिवाइस किया गया था साउथ इंडिया की टेरिटरीज में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीपू सुल्तान से जो टेरिटरीज छीनी गई थी उन टेरिटरीज में। तो इस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस सिस्टम का नाम है दैट इज राइटी वारी सिस्टम। जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के जरिए साउथ इंडियन स्टेट्स में, और उसके बाद होल ऑफ द साउथ इंडिया में थॉमस मुनरो के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था। Question number 19. Which settlement was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with the Tipu Sultan? तो अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किस मेथड को ट्राई किया था उन टेरिटरीज पर जिन टेरिटरीज को टीपू सुल्तान से छीना गया था? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है दैट इज राइट वारी सिस्टम जो था यही इंट्रोड्यूस किया गया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। उसके बाद होल ऑफ द साउथ इंडिया पर थॉमस मुनरू ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके जरिए ही, और इसीलिए इसे मुनरू सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. गो मास्थास वर द एजेंट्स ऑफ। द गो मास्थास हमने पढ़ा था, दीज वर द एजेंट्स ऑफ द प्लांटर्स।
Question number 21. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of. तो late 18th century में पहले कंपनी ने कोशिश की कि expand cultivation of dash dash किया जाए. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था हमने पढ़ा भी था ओफीम एंड इंडिगो, एंड इट वाज ड्यू टू दिस ओफीम. जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनकी डेथ हुई थी क्योंकि वो ज्यादा डोजेस लिया करते थे इसी ओफीम की. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज सी पार्ट, बोथ ए एंड बी. Question number 22. The figure represents कलमकारी print created by the weavers of आंध्र प्रदेश. तो यहाँ पर नीचे ये जो print दिया हुआ है कहा जाता है कि ये कलमकारी print है. Is this statement right or is this statement wrong? तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, ये print भी हमने पढ़ा हुआ है, कलमकारी print भी हमने समझा है, और ये आंध्र प्रदेश की weavers के जरिए ही तैयार किया गया था. तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर है ट्रू स्टेटमेंट है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्ट ए. Is this statement is true. Question number 23. After Indigo, European cloth manufacturers had to depend on another plant called dash dash to make violet and the blue dyes. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब इंडियन इंडिगो पर बैन लगाई गई थी तो यूरोपियन जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे इनको दूसरे एक प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ा जिस प्लांट से इनको वायलेट एंड ब्लू डाई एक्सट्रैक्ट हो रही थी. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, और ये जो प्लांट था इट वाज द वुड was the plant जिससे वायलेट एंड द ब्लू डाई एक्सट्रैक्ट हो रही थी. क्वेश्चन नंबर 25. दिस पिक्चर शोज द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिन्ग्यू. तो ये जो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है इट वाज द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिन्ग्यू. इज दिस स्टेटमेंट राइट और इज दिस स्टेटमेंट रॉन्ग? ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पर ट्रू की शक्ल में इसका आंसर दे पाएंगे. Last question of this session, the 25th question. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. तो niche system हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था how indigo was cultivated in India. तो दो सिस्टम हमने पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था niche system, दूसरा हमने पढ़ा था variety system. तो niche cultivation में कहा जाता था कि ये जो प्लांटर होता था ये इंडिगो प्रोड्यूस करता था उन लैंड्स पर जिन लैंड्स पर ये डायरेक्टली कंट्रोल करता था. तो ये जो स्टेटमेंट है इज दिस राइट और रॉन्ग? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो इसका हम आंसर देंगे ट्रू. इसके बरक्स जो हमने राइटी सिस्टम पढ़ा था वहां पर जो प्लांटर होता था ये इन्वेस्टमेंट करता था, वहां पर पीजेंट्स को लोन दिया जाता था, पीजेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था जिसको हमने सट्टा की शक्ल में पढ़ा था. तो उस सट्टा के मुताबिक पीजेंट वाज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट द इंडिगो ऑन द बेस्ट लैंड्स दैट ही हैड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टोटल उसकी जो लैंड होल्डिंग हुआ करती थी उसका 25% उसे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए ही रखनी थी. तो निज कल्टीवेशन में जो लैंड्स हुआ करते थे प्लांटर के खुद के कंट्रोल में हुआ करते थे, लेकिन जो राइटी सिस्टम था यहाँ पर जो लैंड्स हुआ करते थे ये पीजेंट के खुद के कंट्रोल में हुआ करते थे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती थी जो पैसा होता था ये यहाँ पर भी प्लांटर का ही लगता था. इन द शेप ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट किया जाता था प्लांटर के जरिए पीजेंट्स की लैंड्स पर. और इस तरह से ये जो सेशन हमारा है ये कंप्लीट हो जाता है. होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वेरी सेशन वेरी वेल. सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर. वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह.